हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सेन कोक्कर। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को पता है ऑलमोस्ट एग्ज़ाम आ चुके हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम मतलब हो रहे हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। सबसे पहला तो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, बीपीएससी ट्रायल 4.0 एमआरएस का पेपर सेकंड ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे। केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप सभी को पता है हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ग्रामर प्लस आपका लिटरेचर पोर्शन पूछा जाता है। तो हम 1 बाय 1 आप सभी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं एक एक टॉपिक करेंगे और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज से फर्स्ट क्लास होगी। ये क्लासेस शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं वो ये क्लासेस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, हम करेंगे वन विचार। ये हिंदी व्याकरण में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता है व्याकरण में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चाहे आपका बीपीएससी की एग्जाम हो, चाहे एमआरएस का पेपर सेकेंड हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या DT+B, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला आज जो वन विचार के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें क्या है कि जो हमारी भाषा है वो क्या होती है। भाषा आप सभी को शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में आप सभी को पता है। शॉर्ट में होती है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। इसके माध्यम होते हैं, चाहे कोई बच्चा होता है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये चारों ही कौशल को ध्यान में रखते हुए हम भाषा सीखते हैं, ठीक है। अगर हम भाषा शब्द की बात करें, विचारों और भावों को समझते हैं, तो भाषा जो धातु आती है वो भाष धातु से आती है, जिसमें अर्थ होता है बोलना या पढ़ना, ठीक है। अब इसका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है कि किस क्रम में हमें भाषा को सबसे पहले बच्चे सीखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वर्ण। वर्ण क्या होता है आप सभी को पता है, जिसमें हमें आज तक पढ़ते हैं जो वर्ण सुनाई देते हैं, आ ई, ठीक है। ये सारे हमारे वर्ण होते हैं जो मैं डिटेल में नहीं पाऊंगी। इन्हीं की जो ध्वनि आती है उनको वर्ण और हम ध्वनि कहते हैं। जैसे आ की ध्वनि अपने आप ही रिपीट हो रही है। यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, अक्षर, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे कि अक्षर और वर्ण और ध्वनि में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है शब्द। शब्द में जैसे मानो वर्णों और स्वरों से जो मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे आम हो गया, काम हो गया, बहुत सारे शब्द है जिनका अपने आप पर्टिकुलर अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ होता है, यानी कि सार्थक अर्थ होता है। पद मतलब अलग अलग शब्दों से मिलकर जो पद बनते हैं, अलग अलग पद मतलब अलग अलग शब्द बोल सकते हैं, अलग अलग पद से जो मिल जाते हैं, फिर वो जाके वाक्य बनता है। वाक्य से हमारी भाषा का निर्माण होता है। ये सीक्वेंस होता है हिंदी में पढ़ाने के लिए। सेकंड थिंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा के स्किल होते हैं, भाषा के अपने कौशल होते हैं। सबसे पहला होता है बोलना। इसमें सीक्वेंस होता है, लेकिन मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा। लिखना, पढ़ना, सुनना। इसी से ही बच्चा जल्दी सबसे पहले सुनेगा। जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा बोलेगा, जितना अच्छा बोलेगा उतना अच्छा पढ़ेगा, जितना अच्छा पढ़ेगा उतना अच्छा क्या होगा, लिखेगा। तो यही सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि अक्षर और वर्ण और ध्वनि में क्या डिफरेंस होता है। वर्ण और ध्वनि क्या होते हैं, जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जितनी अच्छी तरीके से उच्चारण करेंगे वही हमारे वर्ण और ध्वनि कहलाएंगे। लेकिन अक्षर क्या होते हैं, अक्षर वो होते हैं जहाँ पे इन्हीं वर्णों और अक्षरों को हम लिख देते हैं, लिखित रूप में लिख देते हैं, तो उनको हम अक्षर कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखना, जिन वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं, यानी कि इनको हम अलग से और नहीं बांटा जाएगा। आ को आप बांट सकते हो, आ का बांट सकते हो, नहीं बांट सकते। सिर्फ इनकी मात्राएं होती हैं, लेकिन इनको अलग नहीं किया जाता। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि अक्षर और ध्वनि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब ही ये होता है वर्णों का व्यवस्थित। वर्ण मतलब अक्षर या ध्वनि, माला मतलब प्रोना, कि एक तरीके से वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में, एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही हमारा वर्णमाला कहलाता है। वही चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन की है कि व्यवस्थित रूप में, क्रम में लिखना। मैंने यहाँ पे क्रम भी बता दिए, आ ई उ री आई। आई यहाँ पे 2 है, आई आए औ ओ। तो ये चीज याद रखना, वर्णमाला का सीक्वेंस क्या होता है और इसकी साउंड से 2 चीजों से, क्योंकि यहीं पर भी बच्चे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट टर्म था तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया, ये स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। अयोग वहा, अयोग वहा को पता ही नहीं होता, ये चीज ऐसी है जिसमें दो चीजों को जोड़कर हम कह सकते हैं अयोग। अयोग मतलब होता है कोई एक योग जिसमें ना तो स्वर है और ना ही कोई व्यंजन है। जैसे क्या है ये अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं, और अनहा जिसको विसर्ग कहते हैं। ये जो साउंड होती है इसमें हा की साउंड मिक्स होती है, तो काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, हा ध्वनि का आती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, ये सारे मिलकर कितने होते हैं? तो इनकी संख्या आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो स्वरों की अगर हम संख्या की बात करें तो 11 होते हैं और व्यंजन की संख्या 33 होती है। संयुक्त अक्षर आप सभी को मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, इसको 4 होते हैं। द्विगु स्वर जो होते हैं हमारे 2 होते हैं। अयोग वहा 2 होते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो काफी सारे बच्चे कहते हैं कि 52 है, लेकिन यहाँ पे एक और होता है जिसका एक और ऐड होकर यानी कि वो इस तरीके से आपका बनता है। ये भी एग्जांपल मैंने बता दिया, तो ताकि 53 माने गए हैं। अब इनकी संख्या 53 हो गई, पहले 52 थी। तो इस चीज को याद रखना, काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी, 1 नंबर के क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। यहाँ तक इतना आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला वन है वर्ण विचार में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर की अपनी डेफिनेशन होती है। स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर देते हैं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी चीज के। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्यों नहीं लेनी पड़ती? क्योंकि अपने आप में ये परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। जब हमें पूर्ण है अपने आप में तो क्यों जरूरत होगी? तो ठीक है, इसके जैसे कि अ ई उ री आई आई औ ओ औ। ठीक है, इसमें अब इसमें यहां तक हमने समझा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर के अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्वर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है पलुप्त स्वर। ये तीनों ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनकी एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है, मूल स्वर होते हैं। इसको हम लघु स्वर भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को ये पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर के जैसे लिख देंगे एकमात्रिक स्वर लिख देंगे, ह्रस्व स्वर को कौन कौन से नामों से नाम दे देंगे अलग अलग। तो इस तरीके के ऑप्शन में पूछे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्रस्व स्वर कौन होते हैं जिसमें एक मात्रा होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिए यहाँ पे, आ की अपनी कोई मात्रा है, एक ही मात्रा है। ई की भी अपनी एक ही मात्रा है। ऊ की अपनी मात्रा है और री की भी एक ही मात्रा है। यानी एक मात्र एक मूल स्वर बोल सकते हैं या लघु स्वर भी हम इसे कह सकते हैं। आई होप सो। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, इनमें बहुत कम समय लगता है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा दीर्घ। दीर्घ का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ मतलब बड़ी मात्राएं, यानी कि जिसमें हम गुरु भी कह सकते हैं, इसको द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया पुकार। पहला द्विमात्रिक इसको कहते हैं, मिश्रित इसे कहते हैं, और इसको हम कहते हैं संधि। क्योंकि संधि इसलिए कहते हैं कि दो चीजों से मिलकर बनती है। जैसे ई की करे तो ई, अगर ई आ को करे तो आ प्लस आ होता है, तो ये दीर्घ हो गया ना, तभी तो आ बना। ई का ई प्लस ई, ऊ का ऊ फिर बड़ा ऊ। ठीक है, इस तरीके से ये मात्राओं में, इसलिए द्विमात्रिक कहते हैं, इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। इसे संधि भी कह सकते हैं, दीर्घ संधि भी कह सकते हैं, इसको मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, और इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे अ ई, फिर और आपका ऊ, फिर ओ, फिर आई आए, और फिर औ। ठीक है, ये चीज है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है, तो यहाँ पे भी मैं फिर भी बता देती हूँ। पलुप्त स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण दीर्घ से तिगुना उच्चारण होता है। दीर्घ में क्या होता है, ह्रस्व से थोड़ा सा दुगना समय होता है, लेकिन इसमें पलुप्त स्वर में दीर्घ से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, उच्चारण। ये तीनों समझ में आ गए होंगे स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमेशा पूछी जाती है एग्जाम के, जीभ, यानी जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। आप सभी को पढ़ते आ रहे हो, जीभ के आधार पर हमारे 3 पार्ट होते हैं, अग्रभाग,
मध्य भाग और एक पश्चिम भाग। अग्र भाग होता है जीभा का सबसे पहले वाला हिस्सा जहाँ पे हम उच्चारण करते हैं। तो जीभ जो है हमारी थोड़ी सी हल्की सी मुड़ाव होता है। जैसे अगर आप मैं उच्चारण करूं अग्र भाग में कौन कौन से आते हैं। अग्र भाग जो होता है हमारा, मैंने पिक्चर में भी बना दिया कि इस तरीके से जीभा का जो हमारी जो तंत्रिकाएं हैं तो किस तरीके से आएगा, ई ऊपर की तरफ देखो, नीचे टांग जो जीभ है वो नीचे की तरफ जा रही है, जैसे ई। फिर आई, देखो इसमें आई और आई कैसे आया, देखो यहाँ पे क्योंकि आई और ए का जो आपको पता है अगर हम अलग करें तो साउंड क्या आती है हमारी, अ और ई से मिलकर बनता है। तो इसको हम आई पढ़ते हैं। काफी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा इसको क्या पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अ और ए, आए। तो यानी आए, जीभ हमारी हमेशा मुड़ रही है और आगे की तरफ हो रही है। तो आप ये देखो, री, आप खुद भी उच्चारण करोगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ से इसकी साउंड आ रही है, कहाँ से इसकी आवाज आ रही है। ठीक है, इसमें 4 होते हैं अग्र भाग में, और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ई की जो ध्वनि है वो क्या है, अग्र है, पश्चिम है या आपका मध्य भाग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बारे में। सबसे इजी और सबसे इजी होता है मध्य भाग, अ। जीभ के सेंटर में अ। जब उच्चारण करोगे तो अपने आप ही इसको डेली प्रैक्टिस करना है। उच्चारण करने से ही, जितनी उच्चारण करोगे उतनी ही हिंदी में ये शब्द आपको जल्दी से समझ में आएंगे। अगला आता है पश्चिम भाग, जो जीभ का पीछे का जो भाग होता है। जीभ का ये फेस शेप होती है, इस शेप की जो पीछे का जो तंत्रिकाएं होती हैं, जिसको मैंने यहाँ पे पिक्चर में भी बता दिया, जो पीछे का भाग होता है ये मध्य भाग, यहाँ से आवाज आती है अ तंत्रिकाओं से। ये जो हमारे पीछे के भाग होते हैं जिसमें हमें कहते हैं, जिसे उच्चारण करने में हमारी जीभी का पिछला, जीभ बनी जीभा का पिछला भाग ज्यादा आवाज आती है। जैसे उ, औ, औ, यानी जीभ की जो पीछे का भाग है, ऊपर वाला भाग ऊपर उठ रहा है जीभ का सेंटर का, और नीचे वाला भाग नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए आपको साउंड समझ में आएगी। आई होप सो। ये वाला दोबारा समझा देती हूँ। अग्र भाग वे भाग होता है जिसमें जीभ का सबसे पहला भाग, जो सबसे स्टार्टिंग का भाग होता है, शुरू का भाग होता है, उसको कहते हैं, जिसमें हमारी आती है ई, फिर उसके बाद आई और आई। ठीक है, मध्य भाग हमारा होता है अ। उसके बाद पीछे का भाग कौन कौन से होते हैं, जिसको हम पश्चिम भाग कहते हैं, जीभ का पिछला हिस्सा होता है, पिछला भाग कह सकते हैं हम उसको। इसमें कौन कौन से होते हैं, अ, उ, फिर उसके बाद हमारा औ, और लास्ट में अ। यानी ये जीभ की तंत्रिका है, यहाँ से आवाज आ रही है आपको बाहर की तरफ। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में तभी होगी जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने से ये चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। रटने से काफी सारे बच्चे बोलते हैं ट्रिक बता दो। देखो ट्रिक तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रिक भी हम भूल जाते हैं एक टाइम के बाद। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही है। मैं इतने ईजी तरीके से आपको समझा रही हूँ, शायद आपको कोई ना समझाए इतना। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मुख की आकृति होती है, इसके आधार पर भी हमारे 4 भेद होते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे संवृत स्वर। संवृत स्वर होते हैं, दूसरा होता है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा होता है विविध स्वर, और चौथा होता है अर्ध विविध स्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम समझते हैं। सबसे पहले संवृत स्वर क्या होते हैं। संवृत स्वर वे ध्वनियां होती है या वे स्वर कहा जाता है जिसमें जो मुख की जो आकृति होती है, मुंह हमेशा एकदम से क्या होता है, उठता है। तो जहां ऊंचा उठेगा, देखिए यहाँ पे ऊंचा उठेगा जहां भाग, जैसे ई, उ, इसमें जीभ जो है हमारी गोल हो रही है, इसमें गोल हो रही है, इसमें सीधी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीभ का काम हो रहा है। संवित में याद रखिए जीभा का काम होता है, मुंह का कोई काम नहीं होता। मुंह में बंद करके करेंगे। ई, जीभ पे देखो, जीभ पे ध्यान देखो, ई, उ, यहाँ पे जीभ जो है हल्की ऊ में मुड़ रही है, और जब ई की साउंड कर रहे हैं तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ हो रही है। तो यहाँ पे जब हम संवित की बात करते हैं तो हमारा सारा काम जीभ का होता है। जीभ के उच्चारण में मुंह का कोई काम नहीं होता। मुंह में हम सीधा, क्योंकि उच्चारण सही से करेंगे तो हम इसको इजिली पहचान पाएंगे। समझ में आ गया होगा। सेकेंड पढ़ते हैं अर्ध संवित स्वर कौन से होते हैं, जिसमें हमारा आधा मुख खुलते में, मैं आपको बता देती हूँ, ए और ओ। ठीक है, इसको बोलते हैं आई, ए और आई, आए, आई, औ, आई, औ, आई, औ, आई, औ। यानी इसको डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो खुल जाता है। आप सभी को पता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। आ,
यानी कि मुंह पूरा का पूरा हमारा खुल गया है, यानी कि इसमें जो खुला होगा ये वाला हमारा तीसरा नंबर पे जो है विविध, उसमें आएगा आ। थोड़ा सा मेरा ब्लैक बोर्ड हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अर्ध विविध स्वर में मुख जो होता है खुला रह जाता है आ, और अर्ध विविध में स्वर जो वे स्वर होते हैं जिसमें विविध से थोड़ा सा कम और अर्ध संवित से थोड़ा सा अधिक होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं कि जो हमारा अर्ध विविध होता है वे स्वर होते हैं जिसमें विविध से थोड़ा सा कम और अर्ध संवित से अधिक। कैसे? जैसे एग्जांपल है अ, ऐ, आओ, ओ। तो इसकी साउंड क्या होगी, उससे साउंड से पहचानोगे, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अ, आई, औ, आ, आई, औ, आई, औ, ओ, ओ। यानी कि इसमें हमारी इतनी नहीं खुल रही है, बहुत ज्यादा खुल रही है, जो हमारा होता है विविध में जिसमें पूरा का पूरा खुला आता है आ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर समझाती थी संवित वे स्वर होते हैं जिसमें मुंह बंद होता है, सिर्फ जीभा का काम होता है, जैसे इ, उ, 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 ठीक है। उसके बाद आता है अर्ध संवित, आधा मुख खुलता है, आई, ओ, आई, ओ, ऐसे। उसके बाद आता है विविध जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है आ। और फिर आता है अर्ध विविध जिसमें हमारे जो मुख होती है वो विविध से कम और अर्ध संवित से थोड़ा सा अधिक होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ, आई, आओ, ओ, ये। ठीक है, इस चीज से ध्यान में रखना, ये डेली प्रैक्टिस की बात है। अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका कवर हो जाएगा। लास्ट में आता है होठों के आधार पर, आकृति के आधार पर कौन कौन से दो भेद होते हैं। एक विताकार होता है और एक अविताकार। विताकार से आपसे स्पष्ट हो रहा है जब उच्चारण करें, दो स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर की जो ध्वनि होती है वो कैसी हो जाती है, हमारी गोलाकार हो जाती है। जैसे ऊ, ऊ, फिर ओ, औ, औ, औ। ठीक है, जहाँ पे विताकार नहीं होगा अ, आ, ई, और आई, आए। ठीक है, ये चारों के चारों साउंड से पहचानोगे, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने आपको मोस्टली जिसमें भी स्वर के भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये समझा दिया। अब हम पढ़ने जाएंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यंजन में ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका मैं सिर्फ एक पार्ट लेके आई हूँ और नेक्स्ट पार्ट इसका डिटेल में और भी आएगा जिसमें हमारे और सारे भी टॉपिक है। सबसे पहला है, हम समझते हैं वर्ण किसे, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें हमें किसी भी व्यंजन का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की सहायता क्यों लेनी पड़ती है? अपने आप में ही का अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर का में आ का स्वर जुड़ा हुआ है, तभी ये का पूरा अपने आप में पूर्ण हुआ है, ये अधूरा है वरना। यानी कि का को हम इसमें आ की साउंड चलेगी, जैसे क, आपको खुद साउंड करो, क के साथ आ भी साउंड ध्वनि आ रही है, क, ख आ की आ रही है, ग, ज, कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन ले लीजिए, उसमें सब में आ की आ जो स्वर है वो इंक्लूड होगा, इसलिए तभी अपने आप में परिपूर्ण होगा। अब हम कहें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे का वर्ग। का वर्ग, ये जो का से माँ तक होता है ये 25 होते हैं, यानी कि 25 होते हैं। और 25 को हम, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्पर्श। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ, हमारा तालु, हमारा मूर्धन्य, हमारा दंत और हमारे होठों को स्पर्श करते हुए हवा बाहर की तरफ निकल जाती है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी संख्या होती है 25, याद रखना। इसी से ही आप देखो क्वेश्चन भी पता लिया और इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो होता है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण करने में जो हवा में, हवा जो होती है वो किसी को बिना स्पष्ट किए बाहर निकल जाती है, जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व।
तो ये सारे व्यंजन हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो अंदर से निकलते हैं और सीधा हवा के माध्यम से बाहर, किसी को स्पर्श नहीं करते, जबकि ऊपर वाले कहीं ना किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें हवा में गर्मी महसूस होती है, यानी हवा में घर्षण होता है, रगड़ होती है अपने आप ही हवा में माध्यम से, जैसे श श श श स ह। ये देखो, जिस तरीके से उच्चारण करोगे उसी तरीके से आपकी ये जो ऊष्म व्यंजन की तरीका है वो आसानी से आप कर सकते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें दो वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसमें व्यंजन कौन से हो गए? श्र। श्र में देखो दो है, श्र क और श का, और नीचे आ भी जुड़ा हुआ है, त्र त्र त्र, त और र फिर र, ठीक है। ज्ञ 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 ज्ञ, ज और रिय, ज और री, सॉरी यहाँ पे ज और न्य और फिर अ, ठीक है। उसके बाद है श्र। श्र श और र प्लस अ। जब भी साउंड करोगे आप आसानी से इसका तोड़ भी पाओगे, क्योंकि इसमें कभी कभार आपका विच्छेद करने के लिए भी देते हैं। जब आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी, वर्ण विच्छेद भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। तो वर्ण विच्छेद जैसे ही करोगे उसी प्रकार से ये भी आप करना सीख जाओगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा दस व्यंजन होता है, कौन सा ऊष्म व्यंजन होता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है। अगला व्यंजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वि व्यंजन। इसको क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसको ताड़ाजात भी व्यंजन कहते हैं, इसको द्विस्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो ये इसको याद रखना, जिसमें ढ और ढ से बहुत कम, इसका आपको पता होगा कि इसकी जो जब भी हम अक्षर लिखते हैं ये हमेशा बीच में या लास्ट में आता है, फर्स्ट में इसके कभी भी वर्ड नहीं बनते। चाहे आप देख लो पढ़, जैसे यहाँ पे सेकंड में आया, और ऐसे जैसे पढ़ना, ठीक है, लड़ना, और भी वर्ड होंगे जो मैं आपको बताऊंगी, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है। ये होते हैं। अब आता है प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सबसे पहला मैंने जो आपको पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन, जिसमें हम व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे, चाहे हमारा कंठ हो, तालु हो, मूर्धन्य हो, दंत हो, होस्ट हो, उनको स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकल जाती है, तो उसको हम स्पर्श घंटी कहते हैं, जैसे क ख ग, जो हम 25 के 25 पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड आता है संघर्षी भी बोलते हैं और ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, जिसमें जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ऊष्मा है, जो हमारी गर्मी है शरीर में, वो गर्मी ऊष्मा जो होती है वो बाहर की तरफ गर्म हवा आएगी। जैसे ऐसे करके देखिए, हवा आएगी बाहर की तरफ, हवा आएगी, हवा बाहर की तरफ आती है, तो इसमें याद रखिए, ठीक है। स्पर्श संघर्षी भी अलग होते हैं। ये जो फोर्थ वाला है ये स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, जिससे च छ, इसमें हमेशा झटक से आपकी आवाज आ जाएगी, च छ ज झ। इसमें स्पर्श होते हुए हवा संघर्षी होती है, सबको स्पर्श करते हुए, जीवा को स्पर्श करते हुए। और बाकी ज्यादातर ये क्या होता है, हमारे ये कंठ होता है तो ये तालु होता है, तो तालु वाले भी भाग होते हैं। अनुनासिका जो होते हैं वो हमारे लास्ट के पंचमाक्षर को बोलते हैं। ये हमारे जो होते हैं ये हमारे पंचमाक्षर बोलते हैं, इन्हें अनुनासिक भी बोलते हैं। नाक और हमारे मुख से जो आवाज निकलती है उसे हम पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही होता है और वो पता होता है ल ल ल। इसमें जीवा जो होती है वो ऊपर की तरफ हो जाती है, ल ल ल, तुरंत बाहर की तरफ निकलती है हवा से, ठीक है। उसके बाद हमारा दिगु, उषिप्त, ताड़ाजात, दुषिप्त, मैंने जो आपको ऊपर बताया था, ड और ढ। ड में आ की ध्वनि आती है और ढ में ह की आती है, ढ ढ ढ, ठीक है। परकंपित, जिसमें हमारी कंपन हो, कंपन पैदा हो, उसमें होता है जैसे लुंठित कंपन, जैसे र में जी में कंपन होगी, हल्की सी कंपन होगी, तो इसमें र। उसके बाद इशिप्त स्पर्श संघर्षहीन और अर्ध स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अर्ध स्वर जो हमारे होते हैं वो य और ल होते हैं, य और ल अपने आप में अर्ध स्वर कहलाए जाते हैं, आधे स्वर कहते हैं। इसको शिप्त भी कहते हैं, इसको संघर्षहीन भी कहते हैं। मैंने व्यंजन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये करवा दिया। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है कि आपको इनमें जो है स्वर की, यहाँ पे ये देख लीजिए, स्वर की जो ध्वनि होती है और व्यंजन की ध्वनि होती है, अंतस्थ, ऊष्मा और योगवाह कहाँ कहाँ होती है, ये तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला देखिए,
स्वरों की पहचानते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर मैंने कहा, जैसे स्वर में सबसे पहला आता है अ और आ। अ अ आ, कहाँ से आवाज आ रही? कंठ से। ठीक है। दूसरा हमारा होता है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तालु। अब तालु में हमारा देखो कहाँ आ रहा है, तालु थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, ये कंठ होता है, कंठ से ऊपर थोड़ा तालु होता है। ठीक है। इसमें आ रहा है ई। अपनी फिंगर को सेंटर में रख के देखिए ई, आपको पता चल जाएगा तालु से कहाँ से आवाज आ रही है। ई ई ई ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको खुद पता चलेगा। उसके बाद आता है तालु के मूर्धन्य। मूर्धन्य उससे थोड़ा सा ऊपर, जीभा के ऊपर से भाग होता है, जिसमें आता है री 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 री। देखो इस तरीके से आपको साउंड अपने आप ही पहचानेगी। फिर इसमें दंत में, स्वर में कोई नहीं होता। उसके बाद आता है होठ। होठ जो होते हैं, होठ, ये वाले होठ, उ उ उ उ उ उ। उसके बाद आता है कंठ और तालु। कंठ, ये कंठ हो गए, इससे ऊपर हो गया तालु। आई, दोनों चीजें जगह से आवाज आएगी, आई और आई आई आई। कंठ और तालु हिलेंगे हमेशा, जी हाइन लगा के खुद देखना कि अपने आप ही हिलेंगे। उसके बाद आता है कंठ और होठ, जहां पे आता है औ। कंठ भी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, और होठ भी आपके देखो मुड़ रहे हैं, औ औ औ औ। कंठ और मुंह, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। स्वरों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बच्चों को बेसिक अगर नॉलेज वाली हो जाए तो अपने आप ही सारे स्वर और व्यंजन जो होते हैं, जिसमें आपको कभी सारे बच्चों को दिक्कत होती है, हम पहचान नहीं पाते, हमें रटना पड़ता है, हमें ट्रिक सीखनी पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 101% मैं कह रही हूँ। अगला आता है व्यंजन। व्यंजन का देख लेते हैं हम। व्यंजन में हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है, यहाँ पे हाथ लगाइए और यहाँ पे देखिए क ख ग घ अण। ठीक है। यहाँ पे हाथ लगा के अपने आप ही देखिए। उसके बाद ऊपर से आवाज आएगी च छ ज झ। ठीक है। फिर उसके बाद तालु के ऊपर से हमारा होता है, उसके बाद मूर्धन्य आते हैं ट ठ ड ढ ण। ठीक है। उसके बाद दंत से द, देखो ता, दांत अपने अपने आप लेंगे, त थ द, दांत अपनी जीभ है, त थ द न। उसके बाद आता है हमारा होठ, ये तो बहुत इजी है, त और द, प फ ब भ म। होठ अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जैसे जैसे साउंड कर रहे हैं वैसे वैसे। उसके बाद एक होता है नासिका। नासिका मैंने पंचमाक्षर बताया था, जिसमें लास्ट वाले होते हैं व्यंजन के, जैसे यहाँ पे भी बता देती, यही है डो, अड़ा बोलते हैं इसको, इसको न न न म। तो ये उच्चारण करोगे अपने आप ही इसका पता चलेगा। एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में भी कौन कौन से हमारे, देखो तालु जो होते हैं वो हमारा य होता है, य य य। फिर उसके बाद जो मूलधन्य होता है वो हमारा र होता है, र र र। उसके बाद हमारा जो ल होता है वो होता है हमारा दंत, ला ला। ला में जीभा के बाहर निकलते दांत थोड़े से खुल जाते हैं, ल ल ल। ठीक है। इस तरीके से आपके ये हो गए। उसके बाद हमारा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जिसमें होता है व व व। व में दांत और होठ आपके एकदम से दांत और होठ खुल रहे हैं, व व व। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सबसे ज्यादा ह की साउंड होती है कंठ से, ह ह ह। उसके बाद तालु से होती है श श। फिर उसके बाद होती है मूर्धन्य से श, थोड़ा सा श और श जोर देना पड़ता है, श श, जो हमारा षटकोण वाला होता है। ठीक है। उसके बाद आता है दंत। दंत आपको सभी को पता है, स होता है, स स स। ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अयोग वहा। अयोग वहा में दो ही होते हैं, एक तो होता है विसर्ग लगाते हैं। विसर्ग हमेशा जो हा की साउंड देते हैं वो हमेशा कंठ से देते हैं, तो आप सभी को पता है। तो विसर्ग का जो हा की साउंड होती है वो हा की ध्वनि होती है, जैसे ह ह आपकी इस साइड आएगा। उसके बाद जो नासिका होता है, वो नासिका में क्या होता है, नाक से आवाज आती है, नाक से आवाज आएगी और मुख से आ जाएगी तो चंद्र बिंदु होगी, याद रखना। आंख आंख। और जब आपकी सिर्फ आपकी जो नासिका में क्या होता है, नाक से आवाज ज्यादा आती है और मुख से आती है, लेकिन जब हम अंग की मात्रा करते हैं तो हमेशा हमारी जो होगी नाक से आवाज आएगी, जैसे अंग, मंग मंग। जैसे अब आपका और वर्ड हो गया अंग, हो गया मैंने बता दिया। और एक और वर्ड बता देती हूँ, जैसे बंदर।
तो नाक और याद रखना, आधा ना और ना माँ की साउंड आती है। बहुत सारे बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं थी। आज की क्लास में मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया। वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको वर्ण विचार कह सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हजारों एग्जाम में कई बार, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, इस बेसिक नॉलेज को बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसको आप अलग से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से जो व्यंजन वाला जो टॉपिक है, उसमें से आपका एक तो रह गया घोष, अघोष, महाप्राण, और एक था महाप्राण और एक अल्पप्राण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों मैं आपको अलग से कराऊंगी, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी कि मैं आपको कराऊं। तो कि ये 2 टॉपिक 4 टॉपिक रह गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कोई भी छोटे छोटे नोट्स के इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं हाईलाइट, वो हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। कम से कम इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगी कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाहर।